बैरियर प्रूफ हो के सॉलिड है। तो ये कैलकुलेशन के बाद हमने सेकंड की हम लोग पढ़ाया गया कि कम से कम इस साइज शेप का गैलरी है तो 40 मीटर होल मारना पड़ेगा कि आपको 2 मीटर सॉलिड बैरियर हो, उसमें आप 1 मीटर भी प्लस कर दोगे तो पानी नहीं आए। बस समझ में क्या बोला? तो ये प्रूफ के लिए रेगुलेशन को चेंज किया गया। इसका पहले वो रेगुलेशन नहीं था, ये चश्नाला के बाद ये हुआ। और एक मजेदार है, 2000 हमारे यहाँ पर एनसीएल में तुम्हारा एक सीएम भी था जो नाम था, क्या नाम था हम भूल रहे हैं यार, हम भूल रहे हैं। वो 1988 में एक हम लोग का सर्कुलर है 1889 का, ये उपेंद्र का माइनगर है, उसका कितना दूरी में अंडरग्राउंड माइन होना चाहिए। बात समझे क्या बोले? ओपन माइन आपका है, अब अगर आप अंडरग्राउंड माइन चलाना चाहते हो तो कितना दूर होना चाहिए, इसमें बैरियर कितना होना चाहिए? इसका सर्कुलर 2088-89 के पहले नहीं था। 89 में एक इंसिडेंट हुआ था बीसीसीएल में, उसका नाम था कुसुंडा ओसीपी में हुआ था। कुसुंडा ओसीपी में एक अंडरग्राउंड था, ओसीपी चालू किया था इन लोगों ने। यहाँ पर एक अंडरग्राउंड था जिसमें कि एक 2 इंक्लाइन चला था, एक ट्रैवलिंग रोड है, एक हॉलेज रोड है। अब दोनों जाकर के नीचे में लोग काम कर रहा था। अब यहाँ पर एक दिन ब्लास्टिंग हुआ, उसमें ये रेगुलेशन नहीं आया था, कानून नहीं आया था 88-89 में कि कितना दूर में होना चाहिए। तो बैरियर इन लोगों ने कुछ नहीं, एक पिलर का बैरियर रखा था, खाली एक पिलर का बैरियर रखा था, गैलरी कनेक्ट था। अब यहाँ पर एक ब्लास्टिंग हुआ, इसे ट्रैवलिंग रोडों में ब्लास्टिंग, बड़ा ब्लास्टिंग जब किया ट्रैवलिंग रोडों में आ गया, आग आ गया, तो खुदा ने खाते यहाँ पर शिफ्ट एंडिंग था, 2-4 आदमी इस रोडों से जा रहा था, ज्यादा आदमी नहीं था। अगर नॉर्मल टाइम में तो बहुत आदमी रहता, तो 2-4 आदमी था, 2-4 आदमी मरा था। और इसके लिए इसके बाद ये सर्कुलर हम लोग किया कि अबाउट अभी सर्कुलर है 100 मीटर से 150 मीटर होना चाहिए आपको बैरियर। बस समझे? इसके बाद वो नहीं था। और उस समय जो एजेंट था उस सर्कुलर नहीं था, इसलिए उस मैनेजमेंट पकड़ाई में नहीं आया और उस एजेंट समय का यहाँ का सीएम भी बना था, उसका नाम हम भूल रहे हैं, वो सीएम भी बना था। ये आईएसएम का ही था, वो 74 का आईएसएम का पास था, वो यहाँ पर सीएम भी बना था, वो हमको अच्छा से जानता था। वो उस समय 88-89 में उसका आगे वहाँ पर एजेंट हुआ करता था। और जब कुसुंडा ओसीपी कुसुंडा दोनों चल रहा था, उन्हीं का दोनों के एजेंट था। उस समय सर्कुलर नहीं था कि 150 मीटर होना चाहिए। अभी वो है, अभी आप नहीं चालू कर सकते हो, 150 मीटर रखना पड़ेगा बैरियर, या तो साइंटिफिक स्टडी करो फिर बताओ तब करना है। इसलिए हर डिजास्टर से आदमी को सीख मिलता है, और वो जो सीखोगे उसके हिसाब से ही करता है। बेंच स्लाइड और बेंच स्लाइड या डम स्लाइड के बाद नेक्स्ट इंजर आता है तुम्हारा इनंडेशन के बारे में बोल दिया। तो इनंडेशन के बारे में एक बड़ा चीज क्या होता है, मान लो आपका क्वेरी में पानी आ रहा है, तो अचानक क्या होता है, आदमी ये हो जाता है, चिंतित हो जाता है कहां से पानी आ रहा है। लेकिन उसमें पहले सोचना चाहिए पानी कितना आ रहा है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वाटर कमिंग। पहले अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा बढ़ रहा है क्या, या जो आ रहा है कंटिन्यूअस हो जा रहा है। तो पहले कोई भी वाटर अगर आ रहा है तो उसका पहले आपको मेजरमेंट देना चाहिए, ये पानी कहाँ से आ रहा है, कितना अमाउंट आ रहा है, और उसको क्या करेगा। अगर धीरे धीरे बढ़ रहा है तब वो चिंता वाला बात है, बढ़ रहा है तो हमको लोकेट करना पड़ेगा कहां से आ रहा है। इधर ग्राउंड वाटर कंडीशन है, खराब है, दूसरा कहां से आ रहा है वो पता लगाना है।
हाइड्रोजियोलॉजी, इसको कैसे पता लगा? उसका हाइड्रोजियोलॉजिकल स्टडी किया जाता है। तो कोई साइंटिफिक एजेंसी का हाइड्रोजियोलॉजिकल स्टडी करने दो, वो होल मार के वाटर टेबल को पता लगाएगा कितना डेप्थ वाटर टेबल है और कहाँ से पानी आ रहा है। उसके बाद अगर मान लो पता चल गया तुम्हारा कोयले में पानी आ रहा है, तो क्या करोगे? प्रोटेक्शन क्या होगा? एक तो पंपिंग सिस्टम अपना किया, लेकिन पंपिंग सिस्टम करने से देखोगे पंपिंग सिस्टम पंप कैपेसिटी बढ़ा दिया, पानी मार रहा है लेकिन फिर भी खर्चा बढ़ गया, तो प्रोडक्शन अब नहीं कर पा रहे। जो टारगेट है प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा, पंपिंग करते करते बहुत कॉस्ट हो गया, प्रोडक्शन करना दिक्कत हो रहा, तो क्या करोगे? पानी आ रहा है, क्या करोगे? बताओ, साधारण बुद्धि क्या बोलता है? क्या करोगे बताओ? हाँ? डिप साइड डीप साइड शाम बना के करोगे, लेकिन वही तो पंपिंग खर्चा ही बढ़ेगा ना। तो वर्किंग कैपेसिटी कैसे, तुमको वर्किंग कैपेसिटी बढ़ाना है, पंपिंग कॉस्ट बढ़ गया, वर्किंग कैपेसिटी बढ़ाना संभव नहीं है ना, कैपेसिटी बढ़ा नहीं सकते हो। पंपिंग कॉस्ट अगर बढ़ गया तो कैसे प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन नहीं कर सकते ज़्यादा। तो क्या उपाय है? पानी कम करने का क्या उपाय है बताओ? कुछ बुद्धि लगाओ, कैसे कम करता हो पानी? जैसे बैरियर बनाते हैं, बीच में आगे का निकालते हैं, फिर बैरियर बनाते हैं। बैरियर नहीं बनाते। देखो तुम्हारे घर में पानी आता है, मान लो छत से, क्या करते हो तुम? क्या करते हो? घर से पानी आता है तो छत से आता है तो क्या करते हो? प्लास्टर करते हो। अब मान लो कोई तुम चल रहे हो, इस तरह से कोई आगे बढ़ रहा है, ये डीप साइड में आगे बढ़ रहा है, पानी इधर जाने से बढ़ रहा है, ठीक है ना? आइडिया एक तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ क्वेरी चेंज कर सकते हो, करके देखो पानी घटा के। अगर डायरेक्शन ऑफ क्वेरी चेंज करके हुए नहीं आ रहा है, हो सकता है डायरेक्शन ऑफ क्वेरी चेंज करने के बहुत समय पानी वाटर प्रोपोर्शन भी कम जाता है कभी। अगर नहीं हुआ तो पहले तो डायरेक्शन, अच्छा सब जगह डायरेक्शन अब चेंज भी कर नहीं सकते, हर जगह भी डायरेक्शन चेंज करने की जगह भी नहीं है, कर नहीं सकते, तो डीप साइड में जाना पड़ेगा। तो इधर केस क्या करोगे? इधर से पानी आ रहा है देख रहा हो, तो इधर की पेरीफेरी में यहाँ पर अगर तुम 60 मीटर गए हो तो यहाँ से नीचे में 60 मीटर तक होल करो, बगल में आगे पेरीफेरी में 60 मीटर तक होल करके देखो, उसके बाद उसको सीमेंट इंजेक्शन करो, समझ गया? इस सामने सामने होल मार के सीमेंट इंजेक्शन करो। तो एक होल में जब तुम सीमेंट गिराओगे तो ये कुछ पोर्शन ये जाम कर देगा, करेगा ना? तो इधर अगर होल में जाम करोगे तो एक होल अगर है इसमें तुमने 5 मीटर दूर में और एक खोल दिया तो दोनों जगह में ये मार के दोनों जाम कर देगा। इस तरह से जहां से एक्चुअली वाटर एक्चुअली कहां से आ रहा है उस लोकेशन में होल मारो, उस होल में पंप लगे तो उस होल में भी पानी उठा सकते हो। अगर उस होल में पानी उठा के घट जाए तो ठीक है, उस होल से पानी मार के अगर नहीं हटता तो उसमें सीमेंट इंजेक्शन करना पड़ेगा। सीमेंट इंजेक्शन करके इधर से एक सीमेंट का वॉल बना देना पड़ेगा इस तरह से, तब जो पानी यहाँ घट जाएगा, ठीक है? ये तरीका हम लोग सब सिंकिंग में भी करते हैं। सब सिंकिंग में कभी कभी पानी आता है, सब सिंकिंग जब करते हैं ना, वाटर चैनल टच होता है तो पानी मिलेगा। उसमें भी क्या करते हैं, सब के बगल में होल लगाते हैं, जहां से पानी आ रहा है वो सीमेंटेशन करते हैं, सीमेंटेशन करके इस एरिया को ब्रश करके आगे निकल जाते हैं, फिर वो वॉलिंग कर देते हैं। इस तरह करके इस जगह काट के तुमको निकल जाना पड़ेगा। पहले बंद करो, उसके बाद काट के पानी को निकाल के वो वाटर लेयर को पार कर देना पड़ेगा। इधर जाकर जब वाटर लेयर ओपन होगा यहाँ पर सीमेंट को लगा देना पड़ेगा, सीमेंट को लगा के इसको बंद कर देना पड़ेगा, क्योंकि वाटर चैनल होता है, उसमें पानी आगे करेगा। रोकने के लिए इधर वाटर सीमेंटेशन करके, जैसे इतना क्वेरी काट दिया, अब इतना क्वेरी लेके तुम आगे बढ़ो,
और आगे बढ़ना है तो इसको फिर सीमेंटेशन करो और इसको करके आगे बढ़ो, ठीक है। जो सर सीमेंटेशन वाला पोर्शन है वो छूट जाएगा पहले उसके फूटेगा, वो प्लस तो करना पड़ेगा, सीमेंट करके फिर तो प्लस करना ही पड़ेगा। आगे बढ़ना चाहते तो प्लस करके आगे जाना पड़ेगा, टूटेगा इसका आगे फिर ये बंद करना पड़ेगा, समझे ना। ये प्लस करके आगे बढ़ोगे तुम, इसके बाद ये वाला इधर वाला पोर्शन से पानी आएगा, इसको फिर होल लगा के इधर करना पड़ेगा। ये मेथड कहीं प्रैक्टिस किया हुआ हाँ, हम किया है एक्वायरी में, चाहे वो समय पोस्टेड था, उसमें एक्वायरी में बहुत पानी आता था, वो लाइमस्टोन का क्वायरी यहाँ पे जैसे भरा था तो रिचुआ में तो ऐसे निकाला गया सर, बैरियर बना करके फिर इधर से निकाल दिया, फिर बैरियर बना बैरियर करके निकालो, लेकिन बैरियर करके पानी तो इधर के उधर कर रहे हो, तो यही बात है। इधर जैसे रोक लिया। हाँ, वो अपना बैरियर ले लो, वो तो 3 बैरियर कुछ बैरियर करो, फिर करो, वैसे भी कर सकते हो। ऐसे करके ही पूरा निकाला। बैरियर उतना डेप्थ तक चाहिए जितना डेप्थ तक पानी रोकना है ना, उतना पानी ऐसे सर जो सम्प है ना, सम्प के मान लीजिए हमारा माइनिंग हो रहा है जैसे ओपन कास्ट, मान लीजिए 100 मीटर तक हम आगे चले गए, हाँ, तो भी इसके बीच में 50 मीटर पे बैरियर बना दिया, हाँ, तक निकाल लिया। हाँ, 50 मीटर से बैरियर 50 मीटर निकालो, फिर 50 मीटर आगे करो, ऐसे ही है सर, ऐसे ही। पानी को इधर से उधर करके कर सकते हो, चैनल बना के कर सकते हो, चैनल बना के उसको रोक किया करो। तो ये 2-3 तरीका है, सीमेंटेशन करो या चैनल बना के बैरियर बना के, तो बैरियर बनाओ, बैरियर बना के भी कर सकते हो, पानी रुका दो, बैरियर ले लो, फिर इस पानी को उधर शिफ्ट करो, फिर करो। तो इस तरह से तुमको पानी का टेक्निक लगाना पड़ेगा। गोवा में जैसे अरोनोर माइन है, समुद्र के किनारे बहुत बढ़िया आता है, उसमें भी वैसे ही करता है, एक बैरियर टाइप का काट के उधर पानी रख लेता है, इधर ड्राई करके इधर काम कर लेता है, फिर इधर काम कर इधर ड्राई करके इधर काम करके इस तरह से करता है। गोवा में अरोनोर माइन पे वैसे करता है, अभी बोला ना, वहाँ पानी आएगा, उसको बंद करना संभव नहीं है, समुद्र है बगल में, बहुत पानी आ रहा है, तो उसमें खाली वही काम करता है कि आप ड्राई एरिया बनाओ कुछ एक शाम बना के, और उस ड्राई एरिया में काम कर लो, फिर दूसरा ड्राई एरिया बनाओ, उसके बाद उसको काट लो। इससे डिफरेंट जगह में तुमको डिफरेंट तरीका फॉलो करना पड़ेगा। इसीलिए वाटर डेंजर भी मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा चैप्टर है, और वाटर को माइन से कैसे बाहर डाइवर्ट करना है, ये भी बड़ा माइन का बहुत कंडीशन है। जैसे है ना, गांव का पानी आने मत दो सम्प में, फिर का पूरा ड्रेनेज सिस्टम ठीक होना चाहिए, नहीं तो कोई बरसात में वही होगा जैसे कुसमुंडा में हुआ है, सही होगा, जाम करेगा और आदमी जाएगा क्लीनिंग करने, वो मरेगा। तो ठीक से अगर प्रोसेस फॉलो नहीं करेगा तो डेंजरस इनंडेशन एक ओपन कास्ट के लिए, अंडरग्राउंड के लिए, दोनों के लिए बहुत डेंजरस है। दूसरा है जो आजकल होता है मशीनरी फायर, बहुत मशीनरी फायर हो रहा है, बराबर मशीन में फायर लगता है, क्यों, रीजन क्या बताओ? मेंटेनेंस एक फेल्योर है, और क्या है, ओपन मेंटेनेंस नहीं है। दूसरा इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट जो होता है सर, हाँ वही इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस नहीं, वो शॉर्ट सर्किट। इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस मतलब अच्छा से नहीं है तो शॉर्ट सर्किट होता है। दूसरा है जो गर्मी में ओवर यूज जो करता है ना, ये गर्मी का समय दोपहर में, उस समय हाई टेम्परेचर हो जाता है, उसमें 1-8 घंटा रेस्ट देना चाहिए, उसमें आदमी भी बहुत गर्म रहता है, मशीन भी बहुत गर्म रहता है, दो वजह से बीच में टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है, इसलिए बंद करना पड़ेगा। अंदर हाउस का टेम्परेचर बहुत ज्यादा उस समय बंद करना पड़ेगा, इसलिए उस समय तो बंद करने सोल्यूशन है, नहीं तो कूलिंग सिस्टम डालो तुम, कूलिंग सिस्टम तो ऐसा नहीं होता है ना, गर्म हो जाता है तो क्या करो। इसलिए एक सोल्यूशन उसको खाली बंद करने का है, बंद करना पड़ेगा। एमसीएल में तो बंद हो जाती है माइंस, महानदी में 11 से 3 माइंस बंद हो जाती है, बंद करना पड़ेगा। इस चीज का क्या है कि वो तो पूरे पहाड़ के ऊपर में जो आटोनोर का माइन है ना, उसमें फॉग हो जाता है पहाड़ में, ठंडा में, आप देखा होगा पहाड़ में जब जाते हो फॉग हो जाता है, उसमें सवेरे समय में 5 बजे से 7 बजे तक माइन बंद करना पड़ता है, डंपर दिखता नहीं है, कैसे चलाएगा, फॉग हो जाता है ना, डंप दिखता नहीं है। आपका यहाँ होता है कि नहीं पता, हम जानते नहीं है, लेकिन कीबोर्ड वगैरह हम देख रहे हैं, यहाँ पे
सवेरे का समय होगा। अगर वो नाइट भी होता है आफ्टर 3 PM, आफ्टर 3 AM जो है। नहीं, इसीलिए इस सब कंडीशन में आपको देखना पड़ेगा। और उसी को गर्मी में अगर ज़्यादा मशीन का ओवर यूज होगा, बार बार शॉर्ट सर्किट, बार बार मतलब ट्राई करेगा स्टार्टिंग का, तो सारा फायर होना ही है। दूसरा है मेंटेनेंस ठीक नहीं करता इंजीनियर लोग, बोलते थे चालू मशीन, साला खराब मशीन को भी चालू करके दे देता है कि आप लोग लड़ते रहते हो, फायर हो जाता है। और ये सब इंसिडेंट होता है। दूसरा खराब है क्या, ऑटोमेटिक फायर एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम रहने पर भी काम नहीं करता, सारा समय पर काम नहीं करता रहेगा सब, लेकिन जहाँ देखोगे फायर लगा तो सारा काम नहीं किया। इसका मतलब क्या, वो भी मेंटेनेंस ठीक से नहीं है। तो इसीलिए वो जो है, अभी 3 मशीन में गेवड़ा में फायर लग गया, तीनों मशीन में ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम था, फिर भी काम नहीं किया। अब बोलो क्या करें, एक 240 टनर जल गया, एक 80 KL का वाटर टैंकर जल गया, एक एक्सकेवेटर जल गया। एक्सकेवेटर पार्ट जला, लेकिन ये दोनों तो पूरा जल गया। दूसरा क्या है, जो बड़ा बड़ा गाड़ी का जो ड्राइवर है उसका ठीक से ट्रेनिंग नहीं होता है। वो लोग हाई कैपेसिटी मशीन को चलाता है, किस गियर में किस स्पीड में चलाना चाहिए पता नहीं है। वो लोड लेके जाता है, हायर गियर में चला देता है, उसके बाद टॉपल कर जाता है मशीन टॉपल कर जाएगा तो डीजल प्लस कर जाता है, उससे फायर हो जाता है। दोनों इंसिडेंट जो कैमरा में हुआ, एक 240 टनर का, एक इसका क्या बोलता है, एक वाटर टैंकर का, दोनों हुआ वही ड्राइविंग फॉल्ट और मेंटेनेंस, थोड़ा बहुत मेंटेनेंस फॉल्ट और मेनली ड्राइविंग फॉल्ट। अब कंडक्टर बैठा देता है, काम करने ट्रेनिंग नहीं देता है, तो क्या करेगा उसको। हाई मशीनरी देने से नहीं होगा ना, ट्रेनिंग आपको होना चाहिए ना, रियल ट्रेनिंग होना चाहिए लोगों को। अब खाली आप कोई मशीनरी लेके सोचते हो प्रोडक्शन करते नहीं होगा ना। इसीलिए बोलते हैं ट्रेनिंग पर आपको जोर देना पड़ेगा, अच्छा आदमी लोग को ट्रेनिंग में देना पड़ेगा, सिंसियर आदमी लोग को ट्रेनिंग एजुकेशन सेफ्टी में देना पड़ेगा। अभी ये पॉलिसी है कोल इंडिया का कि सेफ्टी एजुकेशन ट्रेनिंग में अच्छा आता नहीं है, सोचता है सेफ्टी एजुकेशन ट्रेनिंग क्या है, इसमें तो ड्यूटी नहीं होना है, इसलिए सर माने लफंगा आदमी को देगा, लफंगा आदमी को देगा, तो इसे सेफ्टी एजुकेशन ट्रेनिंग हो। कोल्ड स्टॉक में भी है तो सर कोल्ड डस्ट है, मिस्टर भी अगर कोल्ड डस्ट का जमा हो उधर भी होता है होगा। तो आपको आप कोल्ड डस्ट जहाँ पर ट्रेन पड़ते राइस करेगा, वहाँ अगर कोल्ड डस्ट रहेगा, पूछोगे नहीं, साफ नहीं करोगे, पानी से वॉशिंग नहीं करोगे टाइम नहीं, तो होगा फायर। मेरे समर में होता है सर, ग्रीस लगा रहेगा, मान लो वो साफ नहीं किया तो फायर लगेगा, ग्रीस तो फायर ही है ना। तो वो सब लेके आपको मेजरमेंट पर आ जाता है। प्रैक्टिकली देखे सर, प्रैक्टिकली 103 नंबर का क्या लिखा रहता है, 190 वो क्या भी नहीं है। इसलिए आपको इंजीनियर लोग को भी अलर्ट करना है कि सेफ्टी क्या चीज है। अभी निगाह में देखे नहीं, 2 CHP बनाने में एक्सीडेंट हुआ, लोग सारा ऊपर से कंडक्टर रोड का पड़ रहा है, किसी में बढ़िया से SOP नहीं बनाया है, किसी में मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिस नहीं बनाया, SOP कुछ नहीं बनाया, इंजीनियर को मालूम नहीं, मतलब कंडक्टर काम करता है। अभी कंडक्टर तुम्हारा अंडर में काम कर रहा है ना, वो तुमको देखना चाहिए ना, तुमको तो ठीक से SOP बनाना चाहिए, तुमको तो उसको देना चाहिए कि ऐसे करो काम, ठीक है सुपरवाइजर नहीं है, लेकिन काम करने का तो तरीका होना चाहिए। Everything what has been done in mine, आजकल का दिन में बोलता है उसको सेफ ऑपरेटिंग प्रैक्टिस होना चाहिए, उसका SFP होना चाहिए, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए। कहाँ है, इंजीनियर लोग बनाते ही नहीं है। हम निकाय में क्या हेड इंजीनियर सलाह आया ही नहीं क्लास, अब बताओ क्या करेंगे। बोर्ड डाटा हम सिम को जगह बोला, सिम नहीं डाटा कसके डांटने से क्या होगा। आपको अगर खुद को चेंज होने का इच्छा नहीं है, आपको कोई डांट के तो चेंज नहीं कर सकता है ना, कर सकता क्या। आप पहले से सोच के बैठे हो कि हम नहीं सुधरेंगे, तो आपको कौन सुधारेगा बोलो। हम लोग तो सजेशन ही दे सकते हैं। दूसरा आजकल के हम लोग का मत नहीं है, हम लोग का जवाब में था कि जैसा भी था हम लोग
हम लोग को डरता था। अभी डीजीएमएस का डर आदमी में नहीं है, सीधा बात है। आदमी डीजीएमएस से डरता नहीं, समझे क्या? वो मैनेजर है, ये बुद्धि में चलता है। तो कैसे मैनेज करता है लोग मैनेज? लेकिन हम लोग तो मैनेज नहीं होता। हम तो 3 ड्यूटी को पोस्टपोन किया था, इसीलिए लगता था। हाँ, हमारे पीछे भी लोग आता था, हमारे पीछे भी लोग लगता था, लेकिन हमारा सीआर खराब कर दिया। हमने डरा नहीं, हमारे कोर्ट से जीत के ड्यूटी की होती, इसलिए हम और किसी बात नहीं सुना। इसलिए हम लोगों को बोलते हैं सच्चा काम करो, भगवान तुमको हेल्प करेगा अगर सच्चा काम करो। ये मत सोचो कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है। लोग सोचता है भाई हम गड़बड़ करेंगे, अब गड़बड़ नहीं करेंगे तो हमको यहाँ नहीं दिखेगा। अरे सर ये करो मत, तुम अपना तो कॉन्शियसनेस तो आपस मत करो। आप अगर किसी नेक्सस में पड़े गए, आप अपना हिस्सा मत लो, बोला हम नहीं लेके जा सकते, तो कैसे देना? देखो भगवान तुमको हेल्प करेगा। लेकिन लोग क्या सोचता है, हम अभी यहाँ इस चैनल में नहीं रहेंगे, हमको सलाह तो दीजिए सर ट्रांसफर कर देगा, कहीं दूसरा जगह दे देगा, बैठा रहेगा, हमको पैसा कम हो जाएगा। अरे होने दो ना पैसा, क्या है तुम्हारा पोस्ट थोड़ी छीन रहा है। हम एक एग्जांपल बताते हैं। हम बेसिक और डीए कहाँ ले जाते हैं? बेसिक और डीए कोई किसी का कहाँ से छीन लेगा? बेसिक यही ना पड़ा, नहीं, लेकिन आदमी तो इसी का डरता है ना। आप एक आदमी को कैमरा पोस्टिंग होंगे, उस दिन हम क्लास लेने गया, एक आदमी कहीं पैरवी करके कैमरा पोस्टिंग हो क्लास में आ गया। सब लोग वही बोलता है तुम सारा पैरवी करके कैमरा आया है, डिसीजन में क्या करते आ गया। तो हम बोलते हैं तुम क्या सोच के कैमरा आया, बहुत ग्रीनरी है क्या? ठीक है ग्रीनरी है मान लिया, लेकिन इधर से नदी के उधर बहुत अच्छा ग्रीन लगता है, लेकिन जब उधर जाके गिरोगे ना तब उधर का दिक्कत अभी पता चलेगा। हो सकता है इधर से उधर देखने में बहुत ग्रीन लगे, लेकिन जब आप एक्चुअली उधर जाके गिरोगे तब आपको समझ में आएगा उधर क्या दिक्कत है। क्योंकि बाहर से आदमी को अच्छा तो खूब दिखता है, लेकिन आदमी का अंदर में क्या दुख है दिखता थोड़ी है। आदमी का अंदर इसलिए कभी बोलता है ना, लोग कहता है हम बहुत हंसते हैं, लेकिन हम कहते जानते हैं हम कितना दुख दर्द छुपा के हंसते हैं। हमको ना पता है कितना दुख दर्द छुपा के हंसते हैं। आप तो देख रहे हैं हम बहुत हंसते हैं। ऐसा चीज हुई दुनिया लगता है उधर ज्यादा हरा है, लेकिन धीरे धीरे उधर जाकर तुम गिरोगे ना, हो सकता है इधर से अच्छा लगेगा। जिस समय उसमें जाकर गिरोगे उस समय पता चलेगा कि दिक्कत वहां का क्या है। हम सीतारामपुर में डायरेक्टर था, हमारा एक डीडीजी था IIT, ठीक है, ऐसे ही IIT ISM का झगड़ा चलता है, ठीक है। आगू था शेड्यूल कास्ट, क्वालिटी था नहीं, ठीक है, और हम टेक्निकली हम बहुत साउंड थे, पूरा ECL का आदमी GM लोग हमको इज्जत करता था। जिसको भी परमिशन लेना है हमारे पास आ जाता था। और उस समय ECL का CMD हुआ था राकेश सिन्हा बोल के भोपाल सेंट्रल, वो हमारे साथ मूल में एक साथ हम लोग काम किए थे। हम E3 थे, वो 4 था, तो वो CMD हो गया था, हमारे बेटे थे, हमको पूछता था हाँ अरे भाई CMD था, उसमें CMD था ECL का, सोचो डायरेक्ट हमसे बात करता था, DDG से नहीं बात करता था, हमसे डायरेक्टर से बात करता था। जबकि DDG का अंदर में 3 डायरेक्टर है, हम रीजन 3 का डायरेक्टर था, फिर भी हमारे साथ बात करता था, क्योंकि जान पहचान देखिए जगह से हम लोग काम किया था मुरली में, तो मानता था, बोलता था। अच्छा उस समय क्या है, दो कोविड में भी माइन था ECL का, लाजमान था, सोनू बजरी था, दोनों हमारे पास था। तो हम जब भी लाजमान जाए या सोनू बजरी जाए तो हमको तुरंत फोन करके पूछता था सब क्या देख क्या बता, तो क्या गलती आपको देखा, GM से साला डांटना पड़ेगा, हम उसको बता देते थे, फिर डांट डपट को ठीक करता था। तो DDG को पता चलता था कि सारा CMD से बात करता है, DT से बात करता है, सब GM लोग आके इसका रूम में आके क्या पीता है। तो एग्जाम में एक बार झगड़ा हुआ, एक आदमी को पास कराने वाला, हम बोले नहीं पास कराएंगे, हम जिसका मर्जी हम करेंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं बोल सका हमको, 11-12 का CR खराब, 2 साल का CR खराब, सोचो 11-12 का। उस समय चिट्ठी देने का नॉर्म्स नहीं था, अभी नॉर्म्स हो गई चिट्ठी देने का।
अभी नॉर्म्स हो गया, आप लोग का क्या है नहीं नियम, हम लोग का नियम हो गया 15 के बाद हम जब कोर्ट केस किया उसके बाद नियम हो गया कि आपको किसी को सीआर अगर खराब करना है तो आपको पहले चिट्ठी देना पड़ेगा कि क्यों उसको सीआर खराब नहीं करो, उसका एक एक्सप्लेनेशन चाहना पड़ेगा। अगर वो एक्सप्लेन ठीक करता है तो जो सीआर खराब किया उसको ऊपर वाला सीआर खराब किया उसमें एक्शन ले सकता है। इसलिए अभी उतना आसान नहीं है करना। तो उसमें हमको चिट्ठी नहीं दिया, 11-12 सीआर खराब कर दिया, उसको पता नहीं चला। 15 जब आया हमको डीडीजी होने वाला था, हमको हुआ नहीं, 2 आदमी सुपर चिट कर गया। 15 में हमको केस पहले कैट में गया, कैट में जीता, कैट में जीतने के बाद डीडीजी लाइन है, डीडीजी लाइन सिविल डिजाइन होता है, जॉइंट सेक्रेटरी रैंक बोलते हैं हम लोग। तो जॉइंट सेक्रेटरी रैंक था तो वो रैंक खाली नहीं रख सकता है। मिनिस्ट्री गया हाईकोर्ट हैदराबाद 15 प्रदेश तेलंगाना हाईकोर्ट देखी था, उसमें गया, उसमें भी हम लड़के जीता, जीत करके हम डीडीजी कोर्ट का ऑर्डर से हम डीडीजी था, सलाम के ऑर्डर से नहीं था। अच्छा स्केल ऑलरेडी हम 10 साल डायरेक्टर में हो गया था, 6-7 पे कमीशन के हिसाब से ऑलरेडी हम डीडीजी के स्केल में था। स्केल हमारा कमती नहीं था, सेम स्केल था डीडीजी, क्योंकि 7 पे कमीशन लिखता है ना 10 साल अगर आप एक ग्रेड नीचे का ग्रेड में था ऑटोमेटिक आपको पूरी मिल जाएगा, तो वो ग्रेड हमको आगे ही मिलता था, तो हमको उसमें कमी नहीं था, हमको हर्जा नहीं है कोई, हम बेफिक्र है क्या किसी का सुना नहीं। हम 1.5 साल डीडीजी डायरेक्टर दोनों लोग के साथ, अब कोई कुछ नहीं बोल सकता है, अपना टीवी हम ही साइन करके हम ही टीवी कोई कुछ बोल नहीं सकता, हाईकोर्ट का ऑर्डर है, ना मिनिस्ट्री कुछ बोल सकता है ना डीजी कुछ बोल सकता है। तो ऐसा काम किया जो अब खोज भी नहीं सकता। इसलिए अगर आप ठीक रास्ता में हो, ठीक ट्रैक में हो और आप अच्छा काम किए हो, खुद का भलाई के लिए नहीं दूसरे का भलाई सोच के अगर किए हो, अगर आप पैसा नहीं लिए हो तो आपको भगवान कॉम्पेशन करेगा ही करेगा। ये एक हकीकत है, ये हम जिंदगी से देखा है। हमारा जो लोग सीए खराब किया, सब लोग अभी हालत खराब है सबका रिटायर करने के बाद। हमने 22 किलो घटा कर सबको डांटते रहते, सारे सब सिक्योरिटी को डांटते हैं, तो डांटते 22 किलो घटा ले हो पता कैसे 22 किलो घटा ले, सब कर सकते हो। मेरा बोलते हैं खाली आपको बिलीफ सिस्टम होना चाहिए, हम करेंगे या मरेंगे। जिस दिन ये बिलीफ आ गया आप में, यू कैन टर्न द वर्ल्ड अराउंड। सर डीएमएस रिपोर्ट में एक्ट ऑफ गॉड क्या बताया जाता है? अरे एक्ट ऑफ गॉड किसी को तुम बोला नहीं, जैसे अभी तीन आदमी घुस को मर गया, काट में घुस गया, इनको बोल देगा भगवान को गिरा दिया, ऐसे थोड़ी। अरे ऐसे थोड़ी होता है क्या? वहाँ पे किसी ने देखो सपोर्ट नहीं था गिर गया, ये बोलोगे ना तुम सपोर्ट नहीं था गिर गया, तो बोलेगा तो तुमको कोई तो लिख के नहीं दिया ना, वो लोग काहे घुसा। कोई बोलेगा गलती किया है तो कोई बोलेगा, वो तो मर गया बेचारा, वो क्या बोलेगा? दूसरे को पूछा, कोई एविडेंस देगा? लेकिन उसमें तो बोलना चाहिए कि मैनेजर को पूछना चाहिए था। हम वहाँ पर जो इंक्वायरी के डायरेक्टर उनकी भी अच्छी जाएगी। कुछ जुडिशियल में इसका रिस्पांसिबिलिटी तो रहेगा सर माइंड से, एक माइंड से देखो इसमें रिस्पांसिबिलिटी डिपेंड करता है आप कैसे क्वेश्चन कर रहे हो, अब उसका आंसर कैसे आ रहा है इसके ऊपर ना। तो आप मुझसे क्वेश्चन किया, हम बोला डायरेक्टर इंक्वायरी किया ना, ये सब हम पूछा तुम्हारा निगाही भी एक्सीडेंट हुआ था, इसको डायरेक्टर को एक दो क्वेश्चन किया, बोला ना ये हमारे अंडर एक केस स्पेसिफिक बताइए सर, थोड़ा एक केस देखो ना। यही अभी तुम्हारा डब्ल्यूसीएल वाला अभी जो 3 आदमी मरा, इसका केस बताता है। इसका केस क्या हुआ? जॉय माइनर से कंटिन्यूअस माइनर काम कर रहा था, कट का परमिशन, एक तो परमिशन ही गलत दिया था, उन लोगों ने 14 मीटर कट का परमिशन दे दिया। 14 मीटर नॉर्मली कभी दिया नहीं जाता है, पहले 5 मीटर हम लोग देते थे, उसके बाद 6 मीटर, उसके बाद 7 मीटर करके 10 मीटर मैक्सिमम दिया जाता था। इसका आरएमआर अच्छा था, 60-70 था, बोल के ये लोगों ने 14 मीटर दे दिया। एक तो ये गलती किया परमिशन देने, 14 मीटर नहीं देना चाहिए, तो विदाउट सपोर्ट
14 मीटर काटना उतना मामूली नहीं है। कोई नहीं ऐसा परमिशन परमिशन हम लोग ने नहीं हटा, यहाँ गड्डी जी में उसको ऑफिसर दिया, हम लोग को तो कोई ऑफिसर दिया, हम तो परमिशन दिया है, 10 मीटर से ज्यादा कहीं नहीं दिया, दे दिया, मांगा दे दिया, ठीक है दे दिया, अब दे भी दिया, 14 मीटर अब कट कर लिया मान लो, 6 मीटर वाइड गैलरी है, माइंड इट, 3 मीटर हाइट का, अब काट दिया, काटने के बाद में मशीन निकाल के दूसरा गैलरी में चला गया। एसओपी में बोला हुआ है कि काटने के साथ साथ ड्रिलिंग चालू हो जाना चाहिए, तो ड्रिलिंग चालू नहीं हुआ, आधा घंटा डिले हो गया, ठीक है। ये लोगों ने तीनों घुस गया, जो है मालिक का कोई आदमी नहीं है, निकल गया, ड्रिलिंग मशीन लेने के लिए आ गया, ये लोगों ने तीनों घुस गया यहाँ पर। आप बोलो इसमें धुकने का क्या कारण हो सकता है, प्रोबेबल रीजन क्या हो सकता है, बताओ। हम बताते किसलिए घुसा, ये घुसने का तीनों का अंडर मैनेजर, ओवरमैन और माइनिंग सर्जन का घुसने का क्या कारण है बताओ। तीनों पुराना आदमी है, सभी दे आर ऑल मोर देन 10 इयर्स ओल्ड, इस माइन में 10 साल से काम करता है, कि तीनों इस कट एरिया में विदाउट सपोर्ट में क्यों घुसा, क्या रीजन हो सकता है। ये लोग बोलता है हम लोग फेंसिंग लगा दिया था, जॉइन बोलता है फेंसिंग लगा दिया था, तभी भी घुस गया। अब क्या कारण से घुस, सीम का थिकनेस क्या होगा है, वो सीम का थिकनेस क्या होगा, सीम कंडीशन होगा, सीम का थिकनेस थिकनेस तो है, थोड़ा सा पहले ऊपर है, अभी है, ये ज्यादा काटा होगा, ये ज्यादा काटा होगा, एक्सेस काटा होगा, रूफ साइड। देखो ये लोग घुसने का रीजन बोल, जो भी काटा है, ये लोग घुसा ऊपर हो गया, मर गया। अब हमको कहना है ये लोग घुसा क्यों, पहले बोलो क्या कारण से घुस सकते, बहुत सारा प्रोबेबल रीजन क्या हो सकता है, प्रोबेबल रीजन इंस्पेक्शन के लिए गया, तभी भी कट एरिया में क्यों तीनों एक साथ जाएगा, जानते हो कानून में लिखा है उधर सब घुसना नहीं है, फेंसिंग भी है, क्या घुसा बताओ, क्या घुसा, सीन को तो अभी जस्ट काटा हुआ था ना सर, तो टेस्टिंग है क्या क्या गैस टेस्टिंग करने के लिए तुरंत काटा हुआ। देखो जॉय माइनर हाई रेट लेता है, ठीक है, कितना काटा नापने के लिए गया था, क्योंकि वो लोग एक रिपोर्ट में लिखेगा, हम भी बोले थे सर पहले वो, हाँ नापने के लिए गया है, कि मान लो 14 मीटर काट दिया, 15 मीटर लिख दिया, देखने के लिए गया, कुछ नहीं है, वो बोल नहीं सकता है, बट दैट इज इलीगल। आप ड्रिलिंग करते जाओ उसके बाद नापो, ड्रिलिंग करते सपोर्ट करते जाओ उसके बाद नापो। सर्वे तो सर्वे करते हैं, अरे मैनेजर तुरंत पूछेगा ना भाई, मैनेजर तुरंत मांगेगा ना रिपोर्ट, मैनेजर क्या बोलेगा, ऑडिटर से पूछेगा ना भाई कितना काटा भाई, तुम क्या करोगे, 2 रुपए देखने चले जाओ, कैसे नापे मतलब एक डंडा से नापो, पूछ करके कुछ तो पता चले, कुछ तो है ना। मैं तो सेम प्रोजेक्ट में काम करता था, उधर तो मेरे पास लिस्टोमैन था, डायरेक्ट यूजर मार के लिस्ट पता नहीं था, तो अब ये लोग पता नहीं मेरे पास है, तुमने जो में काम किया था, नहीं सर मैं इनिशियल बंगोला नाटकमाला भी बंगोला में काम किया, सेम प्रोजेक्ट में कौन था तुम्हारा ये एजेंट, टीम कौन था, जी उस टाइम ये आशिक तो बात कर सर साहू सर, हाँ इनका साहब जो एमसीएल में गया, हाँ वही, हाँ होता एमसीएल डीजीएम था तुम्हारा, आ जाएगा 14 मीटर का एक कट, हाँ 14 मीटर काट भी देना गड़बड़ है, 14 मीटर नहीं देना चाहिए, 10 मीटर से ज्यादा देना ही चाहिए, 1 नंबर। 2 नंबर है कि इसको कभी भी कट एरिया में घुसना नहीं चाहिए, मेजरमेंट के लिए चाहे जो चाहे, मेजरमेंट तुम ड्रिलिंग करते जाए तो लो ना भाई, ड्रिलिंग करते जाए रूट बोल्टिंग करते गए पीछे से, धीरे-धीरे बोल्टिंग करते उधर बढ़ो। अरे ऐसे तुम्हारा अगर एडवांस लेजर सिस्टम है, घुसना को तुम लेजर सिस्टम से घुसने का कौन बोलता है, अननोइंग एरिया में घुसते 3 आदमी मरेगा, और उसमें एसओपी में लिखा हुआ है कि घुसना मना है, ठीक है। आपको हमारे डायरेक्टर को, डिप्टी डायरेक्टर को क्वेश्चन करना चाहिए, जब तुम एसओपी में लिख दिया कि फेंसिंग के तोड़ के भीतर जाना नहीं है, तो किया क्यों, और इसके लिए मैनेजर ने क्या स्टेप लिया, उसको हफ्ता में, जैसे हॉलीवुड रोड से आदमी जाना मना है, लेकिन हॉलीवुड रोड से आदमी जाता है और गाड़ी ठोकर मार के मरता है, उसके लिए मैनेजर को क्या चाहिए, दिक्कत देना चाहिए हर समय, वीक में या महीना में
जनरलशिप इंचार्ज मैनेजर को या जनरलशिप इंचार्ज फर्स्ट क्लास मैनेजर जनरलशिप इंचार्ज ओवरऑल को लिख के देना चाहिए। अरे भाई हॉल्डोड में अननेसेसरी आदमी को घूमने मत दो ओपन कास्ट में। ये तुम्हारा हॉल्डोड में अंडरग्राउंड के जो हॉले रोड है उसमें आदमी नहीं जाने दो। अब देखो जनरलशिप को ये चिट्ठी देना चाहिए, तो इन्होंने कभी चिट्ठी दिया? कभी चिट्ठी नहीं दिया, ये क्वेश्चन ही नहीं किया। खाली एसओपी बनाने से नहीं होगा, उसको इम्प्लीमेंटेशन भी करना पड़ेगा, क्योंकि 104 में लिखता है एसओपी एसएमपी बनाना एंड उसको इम्प्लीमेंट करना भी मैनेजर का रिस्पांसिबिलिटी है। तो इसमें मैनेजर ने क्या काम किया? मैनेजर ने कुछ चिट्ठी दिया, हमने पूछा, क्योंकि हमको सब जानते हैं सीएल वाला, सीएल डब्ल्यूसीएल वाला सब जानता है। डब्ल्यूसीएल वाला जो इमोशन है, जो इंचार्ज है वो हमको जानता है। गोए बोल के हम फोन किया, हम बोला पूछो तो कुछ चिट्ठी दिया मैनेजर ने? बोले नहीं दिया। उसके बाद हमने कहा जो उसका डायरेक्टर है वो भी मेरा चला ही है, वो जानता अच्छा से। हम जब नागपुर में डायरेक्टर था, वो डिप्टी डायरेक्टर था जबलपुर में, उसको हम पूछा, उसका नाम है अल्ताफ हुसैन, अभी इसका इंक्वायरी कर रहा है। हम पूछा, अरे अल्ताफ तुम पूछा नहीं था इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या किया? बोला वो बोलता है नहीं इम्प्लीमेंटेशन के लिए नहीं, वो अंडर मैनेजर का ही इम्प्लीमेंटेशन कराया। अरे साला, जैसे तुम्हारा अंडर मैनेजर को बोल दिया अंडर मैनेजर मर गया, अंडर मैनेजर का रिस्पांसिबिलिटी था। अरे साला जो मर गया उसको रिस्पांसिबिलिटी क्या देते हो? उसको ऊपर वाले को पूछो। बात समझ में आया? मैनेजर बचने के लिए बोल दिया, अरे अंडर मैनेजर शिफ्ट का इंचार्ज था भाई, उसी को इम्प्लीमेंटेशन करना था। अरे वो कैसे इम्प्लीमेंट करे? वो तो मर गया बेचारा, उसको क्या तुम क्वेश्चन सर में जाकर क्वेश्चन करोगे उसको? अभी जो है उसको तो क्वेश्चन करो कि अभी मैनेजर ने कई बार चिट्ठी दिया, शिफ्ट का मैनेजर को आपने चिट्ठी दिया कभी कि गाड़ी लेके 50 मीटर पीछे छोड़ना चाहिए, पैदल आपको जाना चाहिए, फेसबुक कब दिया चिट्ठी? निगाह में नहीं दिया। इसमें तो मैनेजर फंसेगा। अगर ये क्वेश्चन करेगा तो मैनेजर सीधा फंसेगा। इम्प्लीमेंटेशन भी तो मैनेजर जिनको करना है। अगर मैनेजर बोले अरे वो तो अंडर मैनेजर खुद ही वायलेशन किया, अरे साला कोई जान के वायलेशन करता है तो डंडा मारा होगा दौड़ के साला खुद चला के देखने। तो ये सब चीज है कि मिलीजुली है, मिलीजुली है। मतलब डीएम जाके टीडी से बात कर लिया, उदय को उसको बात कर लिया, अरे भाई क्वेश्चन ही करो, क्वेश्चन ही किया नहीं तो क्या निकले? तो एक्ट ऑफ गॉड ही निकलेगा, किसी का जवाब नहीं। जब आप लोग मतलब इंस्पेक्शन के लिए आता है माइंड से बहुत सी तो सबसे पहले मतलब आप लोग क्या क्या देखते हैं उसके बारे में? अरे चाहिए तो रोज देखना, देखना क्या है मतलब मेजर कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू देखते हो बताइए। देखो पहला है, देखो हम लोग को देखना चाहिए क्या है। देखो इंस्पेक्शन का पहले ही जब अभी देखो हम लोग को सिखाया गया था, अभी यहाँ पे डीजीएम में भी सब ट्रेनिंग नहीं होता है ना, इसलिए डीजीएम पर भी नहीं जानता है। तुम लोग को बता देंगे, बता देते हैं ऐसा क्लास लेना है, बताना हमारा बता दिए तो हम और सेफ रहेंगे सर। नहीं सेफ रहेगा ठीक है, लेकिन क्या है ना लोगों ने उसको करता नहीं। हर जगह में सर्टेन लेवल में, जैसे तुम लोग अभी हो, तुम लोग का अभी कितना लोग आज हम पूछ रहे हैं कितना दिन को ट्रेनिंग हुआ, ट्रेनिंग सभी को देना पड़ेगा। क्योंकि क्या है ना कुछ आदमी छूट जाएगा तो ट्रेनिंग का कोई महत्व नहीं रहता है। क्योंकि ये सब जो हम बोलते हैं ये सब कोई दुनिया में अभी नॉर्मली कुछ सिखाता नहीं है। अभी का जमाने में बोला ना सिखाने का गुरुकुल का शिक्षा का फट गया, वैसा शिक्षा नहीं है। जैसे गुरुकुल में शिक्षा पहले होता है, मोबाइल गुरु हो गया तो उससे तो नहीं चलता ना। दूसरा चीज है कि हमारा सदगुरु बहुत अच्छा है बोलता है, हम भी अभी वही बोलता है कि हमारा शरीर है सभी मशीन है ना, मशीन का एक मैनुअल होता है, मशीन चलाने का एक मैनुअल होता है, ऑपरेशन मैनुअल, मेंटेनेंस मैनुअल है ना मशीन। एक जैसे डंपर का एक मैनुअल देता है, तो हमारा भी तो भगवान बनाया, हमारा एक मैनुअल है। उस मैनुअल के बारे में कुछ सीखे हो, उस मैनुअल अगर आप जानोगे दैट मीन जीवन शैली आपको मालूम होगा, आप किस तरह से खुश रह सकते हो, किस तरह से अपना जीवन चर्चा करोगे कि ज्यादा दिन जिंदा रह सकते हो। ये हमारा मैनुअल होना चाहिए। ये पहले वाला दिन में ये मैनुअल गुरुकुल में सिखाया जाता था, अभी वो मैनुअल हम लोग अभी हमें धीरे धीरे पुराना चीज
पढ़े हैं, धीरे धीरे सीख रहे हैं। इसीलिए जो 22 किलो वजन घटा है ना, वही बिजनेस है। तो सब लिखा हुआ है, हाउ आपका माइंड को कैसे कंट्रोल करना है, देह को कैसे कंट्रोल करना है, आपको विचार को कैसे कंट्रोल करना है, आपको बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करना है, एवरीथिंग इज रिटन इन दिस मैनुअल। वो जब तुम सीख गया ना, तो आप यू बिकम सुपर ह्यूमन। आपको कोई नहीं कुछ कर सकता, आप सबका पड़े हो जाते, सबको ऊपर हो जाते। हमने थोड़ा सा ऊपर उठा है, लेकिन अभी और बाकी है। इसके लिए हमको डेली 3:30 बजे उठना पड़ता है, और कभी भी हम 1-2 दिन मिस हो जाता है, 3:30 बजे उठ के 2 घंटा मेडिटेट करना पड़ता है, तब जाके हम इतना कर पाए। अभी और करने के लिए और ज्यादा तकलीफ करना पड़ेगा, तब जाके जिंदगी में कुछ हो सकता है। जितना तकलीफ होगा, जितना हार्ड वर्क होगा, उतना ही आदमी सीखेगा। मोदी जी ऐसे सब 2:30 बजे से मेडिटेट करता है, 4-4 घंटा 5-5 घंटा डेली करता है। मेडिटेशन एक चीज है जिसमें हम भगवान से वार्तालाप करते हैं, यू टॉक टू गॉड। जब डीप मेडिटेशन होता है, जो शिव जी का फोटो आता है ना, 3rd आई ओपन, ये 2 आई ओपन, ये त्रिकालदर्शी हो जाता है। मैंने वो पास्ट देखता है, प्रेजेंट देखता है, फ्यूचर प्रोजेक्ट करता है। दैट इज कॉल्ड त्रिकालदर्शी। वो होने के लिए आपको 10th स्टेज ऑफ कंसंट्रेशन में जाना पड़ता है। उसमें जाने से इस आई बंद हो जाता है, देखेगा ये सब हम लोग गलत दिख रहा है, माया दिख रहा है, एक्चुअल चीज नहीं देख रहा है, एक्चुअल क्या है। ये आई जब खुल जाएगा, जो होने जा रहा है वो दिखेगा। that is नाम वो बोलता है 10th स्टेज ऑफ कंसंट्रेशन होता है, 3rd आई ओपन करना पड़ता है। तो वो सब चीज के लिए बहुत करना पड़ता है, तब जाके आप अपना मैनुअल को जान सकते हो कि अपना ह्यूमन मैनुअल क्या है। मैं क्या बोल रहा था आगे, ये इंस्पेक्शन के टाइम, हाँ इंस्पेक्शन के टाइम। जैसे मान लो हम लोग जब नया नया ज्वाइन किया था, हम लोग को डीडीजी लोग सिखाता था, अभी तो सिखाना पूर्ति नहीं है। तो हम लोग को हमारा डीडीजी था कमलेंदु पाल बोलते, नाम सुना होगा, डीडीजी था ना हमारा डीडीजी था, हमने ज्वाइन किया था 89 में। मेरे डीडीजी था सीताराम तुमको, उसके बाद डीडीजी हुआ, फिर वो 1993 में रिटायर कर गया। महावीर इंसिडेंट के बाद रिटायर कर गया। डीजी हुआ था, 1.5 साल के डीजी था, बहुत मार्वेलस वो था। उस समय तुम्हारा बंगाल का टॉपर था, बंगाल मैंने मैट्रिकुलेशन था ना, टॉप करता था। मैट्रिकुलेशन में टॉप करके प्रेसिडेंसी कॉलेज जो बंगाल का सबसे अच्छा कॉलेज है, उसमें फिजिक्स ऑनर्स पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते उस समय ISM में आ गया, क्योंकि उस समय मैनेजर का कोवेटेड रैंक होता था, फॉरेन का कंपनी आता था, टाटा मर्चेंट, बंगाल को, ये सब कंपनी था, कोयला चलाता था। उस समय मैनेजर को सैलरी उस समय दिया जाता था प्लस 2000 सैलरी था उस समय। सो IAS का सैलरी था 700 रुपया। मैनेजर फर्स्ट क्लास मैनेजर को सैलरी था प्लस 2000 के ऊपर सैलरी था। और सबको मैनेजर था, मैनेजर के ऊपर सीधा मालिक होता था, एजेंट कोई नहीं होता था, समझा। मैनेजर यूज्ड टू रिपोर्ट डायरेक्ट मालिक, जो चाहिए मालिक से पैसा लो, आधार अपने अपॉइंटमेंट सब मैनेजर के पास था। पर्सनल मैनेजर ने कुछ नहीं, एक खाली डिपो रखता था, डिपो को मतलब मैनेजर पैसा, मालिक पैसा देता था, मैनेजर जो बोलता था वो सामान खरीद के ला देता था। एक डिपो बाबू बोलता था, धोती वाला बोलता था, हम लोग धोती वाला रहता था और मैनेजर रहता था। मैनेजर बॉस जिसको हाथ से लिख दिया, मनीष सर कल से आप हुए, मनीष सर सर्टिफिकेट लिया, इंटरव्यू लिया, अच्छा कल से तुम आओ ड्यूटी में, मनीष सर अपॉइंटमेंट हो गया। इस तरह से था। और उस मैनेजर का इतना पावर था, अपॉइंटमेंट तो सब था, प्लस 1 महीना फॉरेन का टूर करने उसको देता था पैसा। ये सब देख के इंटेलिजेंट लोग आता था माइनिंग पढ़ने, IAS नहीं देखे माइनिंग पढ़ा, क्योंकि IAS का सैलरी 700 मिलाकर 1000 मिलता था। अब फर्स्ट क्लास का यहाँ 2000 प्लस था सैलरी, प्रोडक्शन बढ़ाएगा तो 2000 से ऊपर मिलेगा। तो वही उस वो लोग हम लोग को जो क्रिएटिव थिंकिंग है ना, जो हम बोलते हैं नया नया चीज, ये हम लोग को वही सिखाया है।
इंस्पेक्शन में ले जाकर हमको सिखाता था। इंस्पेक्शन क्या देखोगे, तो बोला अच्छा कल लगता है उस माइन को देखने जाना, उस माइन में ये प्रॉब्लम, उनको मालूम था ECL में बहुत दिन था ना, उनको बहुत ECL और MCL के अंडरग्राउंड के बारे में काफ़ी नॉलेज था उसको। तो वो बोलता था कि इस माइन में जाओ, उसमें थोड़ा फायर प्रॉब्लम है, इस माइन को कल तुम जाकर देखा ना, हम भी बगल में एक माइन में जाएंगे तो तुम उस माइन में चला जाए, जैसे एक एरिया का ही बोला 2 माइन में विजिट कर, ठीक है। गाड़ी में जाते जाते हमको बोलता है, नहीं उसका आगे भी नहीं बोलता है कि उस माइन का फाइल पढ़ना, उस माइन का जितना फाइल है पुराना रिपोर्ट पढ़ लो, पुराना रिपोर्ट पढ़ने से पता चल जाएगा फायर कहाँ हुआ था, कैसे डील किया, कौन फायर कौन सेक्शन में हुआ था, किस लिए फायर हुआ था, वो सब उसमें रिपोर्ट में लिखा होगा। रिपोर्ट पूरा पढ़ लो उस माइन का। मैंने बोला यू मस्ट नो बेटर देन द मैनेजर ऑफ द माइन, यू मस्ट नो द माइन बेटर देन द मैनेजर एजेंट, उससे अच्छा आपको जानना चाहिए। पहले पढ़ लो, 10 साल का रिपोर्ट पढ़ लो, ऑफिस में जितना रिपोर्ट है, जितना इंस्पेक्शन रिपोर्ट है उस माइन का पढ़ लो, पुराना ऑब्जर्व सब पढ़ के तब जाओ। उस माइन का जितना परमिशन इन फोर्स है पढ़ के जाओ। आज का दिन पढ़ के आता है, आप अगर उतना पढ़ के जाओगे और मैनेजर को पूछोगे पहले ही जाके, भाई उस पैनल का परमिशन दिखाओ, पहले उस पैनल का परमिशन दिखाओ। जैसे अभी मान लो जहाँ काम कर रहे हो, अगर मान लो ब्लास्टिंग 500 मीटर कर रहे हो या नदी का सामने जा रहे हो या रोड का सामने जा रहे हो, बोले परमिशन का परमिशन दिखाओ पहले, परमिशन मांगे देखो, उसके बाद उसका ये देखो क्या बोलता है, अगर कोई ब्लड कन्वर्सन स्टडी हुआ उसको देखो, उसका रिपोर्ट देखो, उसका प्लास्टिक का रिपोर्ट मांगो, पहले सब देखो, परमिशन का कंडीशन सब देखते जाओ, कंडीशन माना क्या है ना, ये सब तो पहले देखो ना, तो हार्ट फेल कर जाएगा वही मांगो। मैनेजर से इतना तुम मांग लो ना, मैंने हालत खराब हो जाएगा मैनेजर का, तुम लोगों को तो मांगना पड़ेगा ही नहीं, डीजे में तो देना पड़ेगा ना। इंस्पेक्शन क्या, मान लो तुम दूसरा माइन में जाते हो इंस्पेक्शन में, सेफ्टी का हो, तुम पहले जाकर बोलो कि इस माइन का पहले तो परमिशन बताइए, कहाँ का परमिशन है, कहाँ आप चला रहे हैं, परमिशन पहले दिखाइए, कौन सा कंडीशन में आपको दिया है परमिशन, उस कंडीशन पढ़ रहा है क्या, देखो ना सब लिखा हुआ कंडीशन, सब तो पहले पूछना चाहिए, दूसरा बात तुम जाकर के रियलिटी देखना चाहिए वो कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है एक्शन लो। फिर अगर कोई देखते हो उसको कोई डिफिकल्टी हो रहा है, माने कंडीशन आप दिए हो उसको नहीं माने पाल पाड़ा, दे आर नॉट एबल टू कंप्लाई, कोशिश कर रहा है करने नहीं कर पा रहा, तब क्या करना चाहिए, तो कंडीशन को अकॉर्डिंगली रिव्यू कर देना चाहिए। मान लो हम कंडीशन दे दिया, अब सिचुएशन ऐसा हो रहा है कि तुम कहने मैनेजर चाह रहा है करने लेकिन नहीं कर पा रहा है, तो क्या करेगा, तो परमिशन को रिव्यू करना पड़ेगा, इन दैट केस परमिशन को रिव्यू मांगना चाहिए आपको, है कि नहीं। तो इसलिए आपको हर स्टेप पे एक तो परमिशन कंडीशन पढ़ो, उसके बाद रेगुलेशन में पढ़ो क्या लिखा है, इसलिए हम पहले सवेरे क्या बोला, सबका अपना अपना ड्यूटी बढ़िया से पढ़ो, अपना अपना ड्यूटी क्या लिखा है, ओवरऑल का ड्यूटी क्या है, मैनेजर का ड्यूटी क्या है, अंडरग्राउंड के बारे में पढ़ो, जो है वही पढ़ो। ओपन कास्ट के बारे में हमको कहना है, खाली परमिशन में देखो, क्योंकि ओपन कास्ट में तो कोई कंडीशन लिखा हुआ नहीं है, परमिशन में जो दिया वही है, पर वही जो कंडीशन बन जाता है उसको देखो। प्लस आजकल का दिन में जो प्रॉब्लम होता है उसको आप काउंटर करने के लिए कोई रेगुलेशन है क्या, उसके लिए कोई स्टडी आप नया करा रहे हो, जैसे हम अभी बोल रहे सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान का, कहीं पढ़ाई हुआ है आप लोगों को, नहीं पढ़ा हुआ। सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान बनाने बोलता है मैनेजर, मैनेजर बैठता ही नहीं है, सबसे बड़ा गलती यही है, दे देगा सेफ्टी ऑफिसर को बनाने का, सेफ्टी ऑफिसर क्या करेगा, मैनेजर को खुद बनाना है, कानून में लिखा है सेफ्टी मैनेजमेंट सेल्फ मेड मैनेजर, फॉल्ट तो ही पड़े, मैनेजर इज द एग्जीक्यूटर, जो एग्जीक्यूटर उसी को बनाना है ना, सेफ्टी ऑफिसर बना दिया, वो मैनेजर पानी दे
नहीं सकता, ऐसा बनाने से क्या फायदा? सबसे मेजर मिस्टेक तो ही पड़ा है। आपको एजेंट मैनेजर को उसमें बैठना चाहिए सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान बनाने में। वो लोग तो खुद बैठेगा नहीं, वो लोग सेफ्टी ऑफिसर को दे देगा, कोई बना दे, कोई एक बना दे, दूसरा माइन देगा वही टूक को मार देगा, माइन का नाम खाली चेंज कर देगा, हो गया। सब यही कर रहा है ना, सबको हमको मालूम है क्या फायदा ऐसा करके। मैनेजर को बैठना पड़ेगा, खुद मैनेजर को कंप्यूटर पे बैठ के उसको रिस्क एसेस करना, वो काम में क्या क्या रिस्क है और उसको कैसे मैनेज करेगा। सेफ्टी ऑफिसर क्या बोलेगा? भाई सेफ्टी ऑफिसर इज नॉट एग्जीक्यूटर, सेफ्टी ऑफिसर इज सजेशन मेकर, सेफ्टी ऑफिसर के लिए सजेशन दे सकता है। वो सजेशन मैनेजर पाले, एजेंट पाले, मैनेजर एजेंट के ऊपर है। मैनेजर का बोल नहीं मानेंगे तो क्या कर लेगा सेफ्टी ऑफिसर? क्या कर लेगा? दैट इज व्हाट अभी हो रहा है। क्यों इम्प्लीमेंटेड नहीं हो रहा? बिकॉज मैनेजर बैठता नहीं है। मैनेजर एजेंट को खुद बैठना पड़ेगा ना। किसी माइल में आप देखो मैनेजर बैठता नहीं। कितना घंटा सेफ्टी मैनेजमेंट में टाइम दिया मैनेजर? पूछो तो। हम तो जहां पर मैनेजर जाते जाएंगे बिना पूछेंगे तुम कितने घंटे बैठे हो भाई? मैनेजर ही करते हो। आप कितना घंटा बैठे हो सेफ्टी मैनेजमेंट बनाने के लिए? सेफ्टी ऑफिसर को अंदाज में देने से सेफ्टी ऑफिसर बना लेगा क्या? तो उसमें कानून में लिख देता सेफ्टी ऑफिसर को बनाना चाहिए। कानून में लिखा मैनेजर को, क्यों लिखा मैनेजर को बनाना भाई? कुछ कारण है ना मैनेजर को लिखा है। मैनेजर को इसलिए लिखा है कि मैनेजर इज द एग्जीक्यूटिंग हेड। तो वो जो बनाएगा वो एग्जीक्यूशन हो सकता है। सेफ्टी ऑफिसर बनाएगा वो तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये इनका उतना एक्सपीरियंस है नहीं कि रिस्क एसेस करे और मैनेज करे। समझ रहे हो बात कहां पर है? तो फंडामेंटल मिस्टेक तो ये है। डीजीएमएस वाला भी जानता नहीं है। डीजीएमएस वाला को भी एक समय में हम लोग ट्रेनिंग दिए थे कुछ ऑफिसर को, सब ऑफिसर सब खत्म हो गया, हम ही एक अभी बचा है और वो ऑफिसर अभी जानता नहीं है सेफ्टी मैनेजमेंट। जो है सब रिटायर कर गया, हमारे साथ जो था तो वो रिटायर कर गया। किसी का तबीयत खराब है, साला उठ नहीं सकता है। हम तो किसी तरह से भाई भगवान का आशीर्वाद से चल रहा है, गाली दे रहे हैं, साला 8 बजे तक चिल्लाना है, कोई कम नहीं सकता। ये बोला जिंदगी में है कि पहले है हेल्थ, सब कुछ रहेगा अगर आपको हेल्थ ठीक नहीं है। पहले हेल्थ के आप केयर करने के लिए कोशिश करो। इसीलिए मैनेजमेंट बोलता है तुम कितना हो जीरो लगाओ। तुम्हारा बहुत अच्छा एजुकेशन है जीरो, बहुत अच्छा ऊंचा पोस्ट है जीरो, तुम बहुत जानकार हो और एक जीरो। इसका आगे हेल्थ अगर नहीं है तो ऑल इज जीरो। ये पहला जरूरी है। ये अगर ठीक रहेगा तो एजुकेशन भी काम करेगा, बुद्धि भी काम करेगा, आपका जो पोस्ट से रिटायर किया वो भी काम करेगा। लेकिन ये नहीं रहेगा ना, ये सब जीरो। ये स्पिरिचुअलिटी बोलता है, ये बुद्धा बोल के गया है। एकदम 100% सही है कि नहीं? 100%। तो हमारे समय का कितना आदमी को तुम देखते हो फील्ड में जाता है, अंडरग्राउंड जाने के लिए तैयार है। हम अभी भी तो 12 बजे बोला चल चल अंडरग्राउंड चल, मैंने लोगों को चल अंडरग्राउंड चल 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 अंडरग्राउंड चल, अभी 12 बजे अंडरग्राउंड चल जाते हैं। तो खुद को तो कैपेबल रखना पड़ेगा। अब अगर खुद को कैपेबल नहीं रखोगे कुछ नहीं कर सकते। बोला आपको कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा यूनिक कि आप बाज के मुद्दे बनाओ। चला अकेला उड़सा अपना लाइफ, अपना जिंदगी, अपना अकेला लड़ना है। सुन लो, लड़ो अकेला और उसे खुद को तैयार करो। बाज जब 40 साल का हो जाता है एकांत पर पहाड़ में चला जाता है। उसका बिक जो है वो खाने वाले बीक भी जानता हो ना, बीक वो तो बुरा हो जाता है, चोंच बुरा हो जाता है, उसका जो उड़ने वाला पंख है मोटा हो जाता है। तो खुद अकेला चला जाता है पहाड़ पे, पहाड़ के ऊपर जा करके अपना बीक को तोड़ता है, अपने से तोड़ता है, पूरा बीक पूरा दांत को इस तरह से तोड़ देता है। उसके बाद फिर नया दांत सवार
150 दिन टाइम लेता है, 150 डेज खाना नहीं खाता है, पानी पी के रहता है, टूट के नया पिक निकालता है, पंखा तोड़ के नया पंखा निकालता है, उसके बाद नया ताकत लेकर उठता है और 30 साल साला जिंदा रहता है। 40 साल बाद एक ब्रेक बांच कर वो हालत होता है, उसके बाद वो खुद को रिन्यू करता है और 30 साल साला बारी करता है। समझा? दिस इज द लाइफ। सबको पेनफुल प्रोसेस से गुजरना होगा। If you want to rectify yourself, खुद को पेनफुल प्रोसेस से गुजरना होगा, तभी आप रिव्यू कर सकते हो। तो इसलिए बोलता है इंस्ट्रक्शन बोलो जो बोलो, पहले तो ये देख लिया, दूसरा बात माइंड में किया तो हर समय एबनॉर्मलिटी खोजने की कोशिश करो, और जितना माइंड देखोगे उतना तुम्हारा नॉलेज बढ़ेगा। एक ही माइंड देखने से नॉलेज कम हो जाएगा। आप लोग का क्या होता है, आप एक ही माइंड में देखते हो बार बार तो फर्क पता नहीं चलता। आप अगर डिफरेंट माइंड देखोगे तो आपको फर्क पता चलेगा, और जब फर्क पता चलेगा तभी आप देखोगे एबनॉर्मलिटी को जल्दी पकड़ पाओ। इसीलिए आप कोशिश करो ज्यादा दूसरे माइंड देखने का। जितना दूसरे माइंड देखोगे, जितना चेंज देखोगे, उतना तुम्हारा आंख क्या होगा, चेंज को देखने के एक्लिमेटाइज हो जाएगा। एक ही माइंड देखोगे ना, तुमको एक ही माइंड देखते देखते तुम एक्लिमेटाइज हो जाएगा। सही क्या? एकदम फैक्ट है। हम जो बोलता है ये एकदम फैक्ट है। ये सब देखो लाइफ का एक्सपीरियंस है, ये गलत हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इट इज ऑल लाइफ एक्सपीरियंस भाई, गलत हो ही नहीं सकता है। हम इसीलिए क्या करते जानते हो, सीमेंट प्लान जाते हैं, हमारा सीमेंट माइंड कानून में आता है, सीमेंट प्लान नहीं आता, हम प्लान पे चल जाते हैं। उसका इंचार्ज को बुलाता है। सीमेंट प्लान में क्या है, सीमेंट प्लान का जो हेड होता है, नॉन माइंड का होता है, वो प्लांट माइंड का हेड होता है। माइंड में वो साला मैनेजर या ये इंचार्ज बना के, ठीक है, उसको प्लान में घुसने नहीं देता है। हम बोलते हैं, और एजेंट रहता है कौन, जो इंचार्ज रहता है उसको एजेंट बनाता है, ठीक है, कोई फाइनेंस पावर उसको है। पूरा प्लान का जो पूरा प्लान का मालिक है ना, जो हेड है, प्रेसिडेंट रहता है, उसको बना देता है एजेंट। हाँ, उसके बाद ओनर नहीं, ओनर तो बोलते हैं ओनर है, ये एजेंट बना देता है वाइस प्रेसिडेंट को, क्योंकि उसको फाइनेंशियल पावर है। मैंने पावर नहीं देता, पैसा दे दिया, एजेंट बना दिया, लेकिन फाइनेंशियल पावर नहीं, हम मानना पड़ेगा उसे। हम क्या करता था, चला जाता दोपहर में खाना खाया, दोपहर में नहीं आया हूँ तो बुला नहीं सकता था, सीनियर आदमी है, हमने ठीक है रात में सारे बुला, मैंने रात में उसको बुलाते थे, बुला के उसको सारा भला बुरा करके उसको सारा पटियाते थे। मैक्सिमम लोग फाइनेंस का आदमी रहता है, नहीं तो मैनेजमेंट का आदमी रहता है, नहीं तो दूसरा इंजीनियर रहता है, तो उसको ऐसे ऐसे बात बोलते थे कि उसको पटा लेते, ठीक है। एक तो फाइनेंस का आदमी तो हमारा एकदम चेला बन गया, एकदम हमारा चेला बन गया। उससे फाइनेंस का ऐसा ऐसा चीज सीख लिया हम, जो फाइनेंस वाला सब जानता है, आप लोग को बोलता नहीं है। एक चीज आपको बताएगा वो मजा आएगा, फाइनेंस वाला सब चीज जानता है लेकिन आपको बताता नहीं है। आपको लाइफ में सैलरी इतना है, कितना पैसा फिक्स डिपॉजिट करना चाहिए, कितना शेयर में लगाना चाहिए, कितना ईएमआई में लगाना चाहिए, उसका फॉर्मूला है, जगह कंपनी के पास है, लेकिन बताता नहीं साला। जानते हैं आपको अगर सैलरी 2 लाख रुपया है तो 2 लाख में आप कितना ईएमआई दे सकते हो, कितना शेयर खरीद सकते हो, कितना फिक्स डिपॉजिट रख सकते हो, सब फॉर्मूला है, आपको बताएगा नहीं। फॉर्मूला सीख जाओ 10 साल 20 साल में धनी बन जाओ, लेकिन बताएगा नहीं।
हम उससे पटापट के सीख लिए। हमको बुलाते थे, दारू लेके आता था, दारू हम पीछे कम थे, उसके बाद क्वेश्चन करते थे, अरे भैया ये बताओ, अरे भैया ये बताओ, पक्का तो उसको भी हमारा। तो हमें चल जाता था सब प्लान में जाकर बोलता है सेल्फ प्लान थोड़ा सिखाओ हमको कहाँ क्या होगा। सीखते सीखते सेल्फ प्लान भी हम सीख गया। तो तुमको दरिया ओपन करना पड़ेगा, ये नहीं तुम खाली एक ही माइंड देखो, एक ही माइंड देखो, ऐसे नहीं। जितना तुम अपने को ओपन अप कर सकते हो उतना तुम्हारा नॉलेज बढ़ेगा। नॉलेज का कोई सीमा नहीं है। खुद को अगर सीमित रखोगे सीमित रहोगे, खुद को अगर असीमित बनाओगे तो असीमित बनाओगे। मैंने मोटी हम अभी पढ़ाते हैं हाउ टू लिव 100 years विदाउट डिजीज। बताओ कोई पढ़ाएगा हाउ टू लिव 100 years विदाउट डिजीज? पढ़ाएगा कोई पढ़ाएगा नहीं सर, सब डॉक्टर छोड़ के पढ़ाएगा नहीं। लेकिन वो वही मैनुअल है, बोला ना आदमी का मैनुअल है, आदमी का मैनुअल पढ़ाएगा। उसमें यू कैन कंट्रोल योर हैबिट्स, यू कैन कंट्रोल योर बिहेवियर, यू कैन मेडिटेट कर सकते हो, यू कैन डू कोई भी चीज जिंदगी में करना चाहते हो करा देंगे। उसे सिखा देंगे क्या चीज करना चाहते हो जिंदगी में, कोई चीज कर सकते हो, यू कैन मेक इट हैपन। हमने करा के दिखाया है। क्यों विश्वास होता है? विश्वास नहीं होता, लेकिन करा सकते। इसीलिए बोला ना, आप विश्वास करो, यू कैन टर्न योर वर्ल्ड। आप विश्वास नहीं करो तो कुछ भी नहीं कर सकते। सबसे बड़ा विश्वास है सेल्फ बिलीफ। स्वामी विवेकानंद ने बोला, if you come to this world, you must ask 3 questions to yourself. 3 क्वेश्चन खुद को करना है। सभी आदमी दुनिया में जो आया 3 क्वेश्चन खुद को करो। पहला क्वेश्चन, हु आर यू? कौन हो आप? दूसरा क्वेश्चन, व्हाई आर यू हियर? इसलिए आप यहाँ पर हो, क्या जरूरत है आपको यहाँ? और थर्ड बोलता है, बहुत डोंट ट्राई टू मच। तुम्हारे पास जो भगवान दिया है उससे संतुष्ट रहने की कोशिश करो। बी कंटेंटेड व्हाट यू हैव, डोंट ट्राई टू मच। ये 3 सीख है। ये 3 सीख अगर सीख किया आपने तो आपने जिंदगी को बना लिया। पहला बोलता है आप कौन हो? बताओ कौन हो आप? कौन हो आप? बोलोगे ना कि हमारा ये नाम है, फिर हम ये किया, ये तीर मारा, ये तीर मारा। आपका तो सब कुछ रहेगा। अब मर जाओगे, आपका हाथ पैर नाक कान सब रहेगा, लेकिन बोल पाएगा कौन हो? कौन हो आप? तुम्हारी बताओ कौन हो? हाँ? अभी तो बोलते हो ना, हम ये तीर मारा है, बहुत तीर मारा है, बहुत तीर मारा है। मर जाओगे, कुछ भी नहीं है तो उड़ जाए, तो एनर्जी उड़ जाएगा, तुम्हारी बॉडी वैसे ही रहेगा। लेकिन बोल पाएगा कौन सा तीर मारा हो? What is that? क्या है? That is not your mind, that is not your brain. तो क्या है? क्या वो? क्या है कि बोले जरा क्वेश्चन का जवाब दो, देखे आगे आ जाओ, चाय पियो, जवाब दो, चाय पीते पीते जवाब दो, देखे कितना बुद्धि खोलता है तुमको। जरा आ गया क्या नाम हो तुमको? हर्ष। आ जाओ। कौन से माइंड में हो? दूधी चूड़ा। अरे बाबा अच्छा माइंड है, चलो बहुत पानी है, आओ इधर।
निगाही से दूसरी जगह चले गए तो सीखने के चक्कर में। दिखाई में था क्या? हाँ निगाही से। अच्छा, अभी प्रदीप है ना वहाँ पर, हमारा प्रदीप जीएम हो गया, सुनते हैं ना? प्रदीप है ना अभी? कहाँ पर सर? नदी जो में पियो है तो अभी एजेंट हो या ना? पीके तक पार्टी सर। हाँ, प्रदीप हमारे कॉलेज का है ना, जूनियर डाल से। प्रदीप कुमार आयसन की है। हाँ, तो बताओ कौन हो तुम? अभी विवेकानंद के तो चलना है, आसान नहीं है, बताओ। ओ नाम कौन है बताओ, कौन हो? This is not a reply for IITians. I should have expected something else. कुछ और का आशा कर रहा था, बताओगे? अब एक कहानी सुनाता है, कौन है तुम? ठीक है, सुन लो, तुमको आगे इसलिए बुलाया। कहानी थाईलैंड में एक गोल्डन बुद्धा है। कभी थाईलैंड जाओ तो देखा। इट इज ए गोल्डन बुद्धा, इट इज बिगेस्ट बुद्धा इन द वर्ल्ड। सुन लो, पीछे वाला आदमी पछताओगे। सुन लो, ये कहानी कभी सुने नहीं, मैनेजमेंट में ये कहानी पढ़ाता है। गोल्डन बुद्धा सबसे बड़ा थाईलैंड में है, कभी जाओ तो देख लेना। 1500 साल पहले वो बना था, बुद्ध का पेड़। उसके बाद क्या हुआ? 500 साल बाद जब इंग्लिश लोग और ये सब जो मुगल जो इंडिया में चोरी करने आया था, मंदिर लूट रहा था, ये उन लोगों के तोड़ा पूरा मंदिर से सोना ले गया। उस समय उन लोगों ने सोचा कि यहाँ आएगा तो हमारा गोल्डन बुद्धा को चुरा लेगा। पूरा गोल्ड का है, बहुत बड़ा, सबसे बड़ा चुरा लेगा। तो वो लोग उसमें चाट तो बुद्ध भिक्षुक रहता था, उसमें पूरा तो पूजा पाठ करता था, वही खाता था, वही रहता था। चाट तो बुद्धि लगाया बुद्ध भिक्षुक, उसको बुद्धिमान था, बुद्धि लगाया कि इधर जब इंडिया में आक्रमण हुआ था, वो लोग की तरफ भी गया था थोड़ा, लेकिन इंडिया से उधर जाएगा बोल के वो लोग पहले से सजग हो गया और बोला हिंदू का जो मंदिर लूट रहा था, तो उसने क्या किया, 2 महीने के लिए मंदिर बंद कर दिया, 2 महीने के लिए दर्शन बंद कर दिया। कोई आदमी 2 महीने के लिए नहीं आएगा, 2 महीने के लिए मंदिर बंद कर दिया। और उसके बाद गोल्डन बुद्धा के ऊपर में 2 इंची का मट्टी का लेप लगा दिया, 2 इंची का मट्टी का लेप लगा दिया। जब ये जो हम लोग का यहाँ पर जो आक्रमण हुआ इंडिया में, ब्रिटिश आया, सब धर्मांतरण हुआ, उसको गोल्डन बुद्धा ने 2 इंची चढ़ा दिया। 2 महीने बाद मंदिर खोल के बोला कि भगवान बुद्ध बहुत दुखी हो गया, ये लोग इंडिया में फॉरेनर लोग रेट किया, चोरी चुमारी हो रहा है, भगवान बुद्ध को गोल्डन से मट्टी में चेंज हो गया, अभी पूरा मट्टी का बन गया। 2 महीने तक खोल के डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद 500 साल बाद में चारों आदमी मर गया, किसी को नहीं पता है ये चीज कि गोल्डन को 2 इंची का मट्टी का। और 500 साल बाद इसके बाद जब लोग चला गया, इंग्लैंड चला गया, इंडिया स्वाधीन हो गया, सब कुछ जब स्वाधीन हो गया, तब वो उस जगह का डेवलपमेंट हो रहा था। डेवलपमेंट के लिए एक रोड को डाइवर्ट कर रहा था, जैसे मोदी अभी कर रहा है। उस मंदिर के ऊपर से एक रोड बनाने का था, और सब कोई जानता था, कोई जानता नहीं था कि गोल्डन था। 1000 साल हो गया ना, पानी से मिट्टी बाहर नहीं जा सकती? नहीं, वो बड़ी मंदिर में रख दिया, पानी कहाँ गिरेगा? अच्छा, अंदर बढ़िया मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है, गोल्डन बुद्धा रखा तो मंदिर उतना ही बड़ा होगा ना, तो 2 इंची लगा दिया, तो सब कुछ जानता है मट्टी का है। तो इसने क्या किया, गवर्नमेंट भी सोचा कि तो मट्टी का है,
इसको दूसरा जगह भेज दो, हाँ दूसरा जगह मंदिर जगह दे दो, कर लेगा, इसको हटा दो, घर से रोड बना दो। प्रपोजल हो गया, रोड बना दिया। तब जब क्रेन से उठा रहा है तो देखा सारा बड़ा भारी है, मट्टी से भारी लग रहा है, एक क्रेन से नहीं हुआ, सोचा 4 ठो क्रेन लाना पड़ा। तब वो लोग को सारा शौक हुआ, क्या है इतना भारी है। तभी भी वो लोग जल्दीबाजी में 4 क्रेन ला के उसको शिफ्ट करा दिया, दूसरा जो मंदिर में बनाया, मंदिर में उसको शिफ्ट करके बैठा के चलाया। जो 4 ठो, वो भी 4 ठो भिक्षुक रहता था उस समय, तो वो लोग रात में जब उसको पूजा वूजा किया, सीढ़ी करके उठता था, बहुत ऊंचा है ना, सीढ़ी करके उठना पड़ता था। तो सीढ़ी से जब ऊपर उठा, ऊपर उठ के देखा कि नंबर लिखा ना, सॉकेट के पास B3 ना। जब ऊपर उठा, ऊपर उठ के देखा क्रेन उन्हें जो पकड़ा था एक एक जगह खींच दागी हो गया, मतलब क्रेन उठा करके टेढ़ा बड़ा हुआ ना, एक जगह में दागी हो गया, वो 2 इंची का जो मट्टी का क्रैक हो गया। तो एक तो क्रैक से ऊपर सीढ़ी करके उठा है, तो भिक्षुक देखा साला सा चमक रहा है, नहीं तो उधर के आके दूसरे भिक्षुक, इट इज ग्लिटरिंग गोल्ड, अरे भीतर में ग्लिटरिंग गोल्ड है, कैसा? तो खोलो तो जैसे कुछ कट लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, पानी लगाते हैं, डेटॉल लगाते हैं, उसमें साले को पानी लगाने लगा, तो खोल गया तो साला और गोल्डन बुद्धा निकल गया। तो वो लोग नहीं, साला वो आकाश से पड़ा, किसी को तो मालूम नहीं था गोल्डन है। तो वो लोग भी चालाकी करके मंदिर को 1 महीना बंद कर दिया, बोला अभी मंदिर में दर्शन नहीं लेगा, अभी मंदिर आया है, मंदिर से सेट करेंगे, अभी पूजा वूजा करके बुद्धा को सेट करेंगे, प्रतिष्ठा करेंगे, ठीक है। 1 महीना मंदिर बंद कर दिया, देखने उन्हें नहीं दिया। इसके बाद वो पानी लगा के पूरा साफ किया, देखा पूरा गोल्ड है इस पूरा गोल्ड होके 1 महीने बाद खोल के बोलता है भगवान की पूजा किया।